Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. And in the previous lecture, we have started the mechanism of evolution and natural selection. और उसमें हमने एक एग्जाम्पल को समझा था. आज हम दूसरी एग्जाम्पल जो कि हमारे बुक में दी गई है उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव टू द बोर्ड. सो mechanism of evolution or also called as natural selection. So dear students, in the previous lectures हमने इसको स्टार्ट किया था इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए, इसको कवर करने के लिए, और उसमें हमने बेसिक बातों को भी कवर किया और साथ में एक एग्जांपल भी कोट की थी, वो कैट और माउस की. अभी इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं हम. इसके मैकेनिज्म को एक और एग्जांपल से समझेंगे जो कि हमारे बुक के अंदर ही मेंशन है. ये दूसरी एग्जांपल है. सो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जो कैट है वो प्रे करती है अपॉन द माउस. 3 तरह के माउस थे. जस्ट आपको रिवाइज करवाता चलता हूँ ताकि आगे चलकर आप में इस टॉपिक को भी समझने में आसानी रहे. तो उसमें उसको पसंद है जी लाइट कलर के माउस. वो लाइट कलर के माउस खा जाती है, तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें लाइट कलर के माउस नहीं होते बल्कि सिर्फ 2 तरह के माउस रह जाते थे. दैट वर द मीडियम कलर्ड एंड द डार्क कलर्ड. अब उसके बाद जो आने वाली नस्ल है, जो मीडियम कलर के जो माउस थे, उन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया तो उन्होंने दोनों तरह के माउस प्रोड्यूस किए, लाइट कलर्ड एज वेल एज द मीडियम कलर्ड. और इसी तरह से जो डार्क कलर थे उन्होंने भी रिप्रोड्यूस किया. लेकिन अब की बार डियर स्टूडेंट्स, जो कैट थी उसने लाइट कलर के भी खा लिए और मीडियम कलर के जो माउस थे वो भी खा लिए. बाकी सिर्फ रिमेनिंग देयर वाज ओनली डार्क. यानी कि डार्क को कोई नहीं पूछ रहा. वहाँ पर डार्क को कैट अटैक नहीं कर रही, उसको पसंद नहीं कर रही. तो मतलब कि उन माउस के अंदर जो वेरिएशंस हैं, यहाँ पर नेचर सेलेक्ट कर रही है कि जो डार्क कलर के जो माउस हैं दे हैव फेवरेबल वेरिएशंस. तो ये 2 कॉन्सेप्ट याद रहेंगे ना आपको कि फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशंस का. तो चलिए इसको लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल. तो फिर जो डार्क कलर के जो माउस थे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और अगली नस्लों में सिर्फ डार्क कलर के ही पॉपुलेशंस जो हैं वो बढ़ने लग गई, जबकि लाइट और मीडियम कलर के जो माउस थे वो नज़र आना बंद हो गए. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो जो हमने बात की थी 2 तरह की वेरिएशंस की, जिसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशंस. तो फेवरेबल वेरिएशंस में हमने कहा था कि ये वो वेरिएशंस हैं जो कि दीज आर सेलेक्टेड फॉर, और जो अनफेवरेबल हैं दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट. तो ये वर्ड्स याद रखने हैं. फॉर फेवरेबल वेरिएशंस and unfavorable variations. So dear students, जो favorable variations हैं इनको हम कह रहे हैं these are selected for. ये वर्ड याद रखेंगे बार बार क्योंकि इसको बुक के अंदर ये आया है वर्ड, और इसको इसी निस्बत से समझाने की कोशिश की गई. दे आर सेलेक्टेड फॉर. और जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं दीज आर सेलेक्टेड अगेंस्ट. लेकिन किसके अगेंस्ट और किसके लिए सिलेक्ट किया गया? सो दीज आर सेलेक्टेड फॉर ट्रांसमिशन into next generations. अगली नस्लों में ट्रांसमिट होने के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. और फेवरेबल वेरिएशंस वही होंगी जो जिनका जेनेटिक मेकअप इस तरह से होगा कि वो एनवायरनमेंट के साथ कोप करने में मददगार साबित हों. जबकि अनफेवरेबल वेरिएशंस वो वाली होंगी जो कि एनवायरनमेंट के साथ उस ऑर्गेनिज्म को कोप नहीं करने देंगी. उसकी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो उस हद तक डेवलप नहीं होती हैं कि इस एनवायरमेंटल कंडीशंस को वो
बर्दाश्त कर सकें, सो दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांसमिशन इनटू नेक्स्ट जनरेशंस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अनफेवरेबल वेरिएशंस होंगी, उनकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होती चली जाएंगी ग्रेजुअली, और जबकि जो फेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी नस्लें बढ़ती चली जाएंगी, और एक पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर वही ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे जिनके विच पोजेस द फेवरेबल वेरिएशंस, और जो अनफेवरेबल वेरिएशन वाले होंगे उनकी आहिस्ता आहिस्ता नस्लें कम होती जाएंगी और वो कम नज़र आना शुरू हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली माइट बी दे बिकम एंडेंजर्ड और दे बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल 2 आज हम स्टडी करने लगे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल नंबर 2 रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पर जो एग्जाम्पल कोट की गई है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ द मॉथ। मॉथ समझते हैं, मॉथ कहते हैं परवानों को। ये बटरफ्लाई की तरह के ही ये इंसेक्ट्स हैं, लेकिन बटरफ्लाइज फूलों पर बैठती हैं, ये आमतौर पर वो उनके ऊपर नहीं बैठते, तो इनको परवाने भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। पर बटरफ्लाइज की तरह के, तितलियों की तरह के ये इंसेक्ट्स हैं। तो इनके अंदर 2 तरह की वेरिएशंस मौजूद हैं। एक है लाइट कलर्ड मॉथ्स और दूसरी हैं डार्क कलर्ड मॉथ्स। 2 तरह की हैं ये। इनकी एग्जाम्पल जो कोट की गई है दैट इज फ्रॉम द इंग्लैंड के अंदर आमतौर पर ये जो मॉथ्स हैं दे यूज्ड टू सिट ऑन द ट्रीज, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्री, ये इसका ट्रंक है, और ऐसे इनके जो ट्रंक्स थे ये दे वर वाइट। दिस इज ट्री ट्रंक विच इज वाइट, और ये वाइट किस वजह से है? बिकॉज के इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाइट लाइकन, इसके ऊपर मौजूद है वाइट लाइकन। और डियर स्टूडेंट्स लाइकन का तो पता ही आपको, ठीक है। Lichens, what is lichens? So lichen, it is an association. ये आगे चल के चैप्टर्स में फिर भी इसको मज़ीद डिटेल के साथ भी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर चूँकि वर्ड आ गया है तो इसको भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सो lichen, it is an association between a fungus and photoautotrophs. For example, algae or cyanobacteria. Cyanobacteria and algae, these are the photoautotrophs. Photoautotrophs ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनका रिलेशन किसके साथ है, किन के साथ एसोसिएशन है? फंगस के साथ। तो फंगस का एसोसिएशन हो सकता है एल्गी के साथ, या फंगस का एसोसिएशन हो सकता है साइनोबैक्टीरिया के साथ, या ये तीनों आपस में एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट लाइकन कोई मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, इट इज एन एसोसिएशन। और कौन सी एसोसिएशन है? दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रहेंगे, लेकिन ये देखें ये फंगस एक अलग से डिफरेंट स्पीशी है, एल्गी डिफरेंट स्पीशी है, साइनोबैक्टीरिया डिफरेंट किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये तीनों डिफरेंट किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स के इनके अंदर ये एसोसिएशन किस तरह से पाया जाएगा कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फॉर फूड एंड सर्वाइवल। फंगस जो है वो एल्गी को ऐसे ढक देगी और इसमें से स्ट्रॉन्ग लाइट को वो प्रिवेंट करेगी, और एल्गी उससे जो लाइट मिल रही है उससे फूड जो है प्रोड्यूस करेगी बाय फोटोसिंथेसिस, और इससे एल्गी भी जिंदा रहेगी और ये फूड प्रोवाइड करेगी, शेयर करेगी फंगस के साथ।
तो ये एक रिश्ते का नाम है, इट इज़ एन एसोसिएशन, नॉट एनी ऑर्गेनिज्म। ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है लाइकन, बल्कि एक म्यूचुअलिस्टिक, एक फ़ायदेमंद रिलेशनशिप का नाम है। तो यहाँ पर इनके ट्री जो ट्रंक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर देयर वर वाइट लाइकन्स, ये इस तरह से ग्रो किए हैं वाइट कलर के, मतलब कि इनके जो ट्रंक हैं, द ट्रीज ट्रंक आर वाइट इन कलर, एंड बिकॉज ऑफ वाइट, ये किस वजह से हैं? एक तो इनका मेन ट्रंक वाइट है, दूसरा यहाँ पर वाइट लाइकन्स ग्रो किए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो मॉथ्स हैं, मॉथ ये इस तरह से है, इस तरह से बटरफ्लाई की तरह का ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसे मॉथ कहते हैं। सो इट यूजेस टू सिट ऑन द वाइट और लाइट कलर्ड ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। तो यहाँ पर ये सिट करते हैं। तो इसमें दो वेराइटीज़ हैं। इसको मैं जो लाइट कलर का है उसको इससे शो करता हूँ, और जो डार्क कलर का है उसको मैं इससे शो करूंगा, पिंक कलर से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हियर अनदर ट्री हैविंग वाइट ट्रंक, हैविंग वाइट लाइकन्स, तो यहां पर ये मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो वेरिएशंस हैं, ये एग्जांपल में जो कोट की गई हैं, लाइट कलर्ड एंड डार्क कलर। ये दिस इज dark colored and this one is light colored। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड में 19वीं सदी के अंदर, ड्यूरिंग द 19th century इन इंग्लैंड, वहां पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। देयर वॉज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर बेतहाशा सनतें वो लगना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बनना शुरू हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, जब इंडस्ट्रीज़ बनी तो उनसे धुआं निकला, मतलब उनसे जो एयर है वो पोल्यूट हुई। जब एयर पोल्यूट हुई तो जो वाइट लाइकन्स हैं दे डाइड ऑफ पॉल्यूशन। जो उन इंडस्ट्री से धुआं निकला और उससे एयर के अंदर जो एयर पॉल्यूशन हुई, उससे ये मरने लग गए। जब ये मरने लग गए तो अब इनके जो ट्रंक्स हैं वो नेकेड हो गए, और इन धुएं की वजह से इनके ट्रंक्स भी क्या हो गए? दे बिकम डार्क। अब वो वाइट नहीं रहे बल्कि क्या हो गए? दे बिकेम डार्क। अब यहां पर इसको मैं शो करता हूं। आफ्टर रेवोल्यूशन, यहां पर अब इनके ट्रंक्स क्या हो गए? डार्क, और उस पर जब ये बैठती थी लाइट कलर की मॉथ, मैं पहले मॉथ को ड्रॉ कर लूं, फिर उसके बाद क्योंकि इसको डार्क करूंगा, पहले ये लाइट था तो नाउ इट हैज़ बिकम डार्क। अब आपने खुद भी देखा हुआ है कि जो डार्क कलर के अगर बैकग्राउंड हो तो उसमें जो लाइट कलर की चीज़ है वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। मतलब बैकग्राउंड अगर डार्क हो, उसमें कोई लाइट कलर की चीज़ हो तो बहुत वाजे हो जाती है। सो दिस इज़ लाइट कलर्ड मॉड। तो जब वो पोल्यूशन की वजह से इनकी जो स्टेम्स हैं, द ट्रंक बिकेम डार्क, ये ग्रीन, ये पिंक का मतलब है डार्क हो चुकी हैं। उसके अंदर ये लाइट कलर की मॉथ बैठी हुई है। जब लाइट कलर की यहाँ पर मॉथ्स बैठती थी तो इनको खाने के लिए जो बर्ड्स हैं, परिंदे, वो आसानी से इनको ढूंढ लेते थे क्योंकि ये वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती थी। तो ये है डियर स्टूडेंट जो हमने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस, ये इनके अंदर इनकी अपीयरेंस में चेंजेस आ गई। तो जब इनमें अपीयरेंस में चेंज आई तो अब क्या हुआ, उन दरख्तों के ऊपर जब वो लाइट कलर की मॉथ्स जाकर बैठती थी तो बर्ड्स आसानी के साथ उनको पहचान लेते थे और वो क्या करते थे? उनको खा जाते थे। लेकिन इसी के कंट्रास्ट में जो डार्क कलर थी, डार्क कलर, अब मैं यहां पर हमने डार्क कलर को इसके शो किया था पिंक से। सो दिस इज पिंक कलर्ड मॉथ,
और ये किसके ऊपर सिट कर रही है, उसी डार्क कलर के ऊपर। तो आप ज़रा खुद देखें, डार्क के ऊपर वो डार्क बैठी हुई है, ऑलरेडी डार्क कलर है उसकी ट्रंक का, ट्री का, और उसके ऊपर डार्क कलर की ही बैठी हुई है, तो ये क्या ये नज़र आएगी? तो ये तो कैमोफ्लेज होगी, यानी कि इसके अंदर ये वो छुप गई, क्योंकि उसका रंग ही नज़र नहीं आएगा, कहेंगे कि क्योंकि उसके बैकग्राउंड भी डार्क है और उसी कलर की जो है वो ये मौत भी उसके ऊपर मौजूद है। ये चूँकि परिंदों को नज़र नहीं आएगी तो ये बच जाएंगी। तो नेचर के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की जब बात करते हैं, तो ये जो सा डार्क कलर है, दिस डार्क कलर्ड moth is selected by the nature कि ये जिंदा रहेंगी, ये आगे चलकर अपनी नस्लें बढ़ाएंगी, क्योंकि खाई नहीं जा रही, इनको कोई शिकार नहीं कर रहा कोई बर्ड, ये आसानी से शिकार हो जाती हैं क्योंकि डार्क बैकग्राउंड में लाइट चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, लेकिन ये बच जाती हैं। सो इनके अंदर जो वेरिएशन है, यानी कि जो डार्क कलर की जो मॉथ्स हैं, इस वेरिएशन को कहा गया दिस इज दे पोजेस द फेवरेबल these are the favorable variations। और favorable variations dear students क्या थी? They are selected for, these are selected for the transmission to next generations। अगली नस्लों में ये ट्रांसमिट होंगी, जबकि जो लाइट कलर की थी दे were considered as unfavorable variation। These were unfavorable variations। और जो unfavorable variation होती है dear students, that is selected against, it is selected against for the transmission to नेक्स्ट जनरेशन्स। तो ये अगले जनरेशन्स में ट्रांसमिट होने के काबिल नहीं है। इट इज़ सेलेक्टेड अगेंस्ट, ये अब इसकी नस्लें आगे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। और मॉथ्स की पॉपुलेशन के अंदर, इन परवानों की पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर कौन सी दिखाई देंगी? द डार्क वन, बिकॉज दे पोजेस द फेवरेबल वेरिएशंस। तो इस तरह से जो एवोल्यूशनरिस्ट हैं, यानी जो नेचुरलिस्ट हैं, जो कि नेचुरल जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर यानी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर वो उसके ऊपर अपना बिलीफ रखते हैं, वो ये मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फिटनेस वाला, कि एवोल्यूशनरी फिटनेस क्या है, कि उसमें जो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस, जो ये सर्वाइव नहीं कर सकी ये सर्वाइव कर गई, जो सर्वाइव नहीं कर सकी वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगी, और जो सर्वाइव कर गई वही आगे रिप्रोड्यूस भी करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वो सी डार्क कलर्ड जो मॉथ्स थी वो किस तरह से बच गई, मतलब कि शिकार होने से बच गई उन बर्ड्स से। सो द रीज़न इज़ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।